बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ टाइट्रेशन के रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करूंगी, जिसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन और एजेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं। सबसे पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन को देखते हैं। एज द नेम इंडिकेट, रेड का मतलब है यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होती है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन में यही दो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमें काम आती हैं। या जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन देते हैं तो उसमें हमें pH का ख्याल रखना होता है। सिमिलरली रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का पता होना चाहिए, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आयोडाइड की एग्जांपल ले रही हूँ, जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ करता है, लॉस होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, और जाके यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर आयोडीन बन जाती है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली 0 है। तो यहाँ पे हुई क्या है, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हुआ है। ये जो प्रोसेस हुआ है, लॉस हुए ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन का। अच्छा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन। ओके, इसके साथ अच्छा, अब हमें ऑक्सीडेशन का पता चल गया, और यहाँ पे अब हम रिडक्शन देख लेते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो इसी तरह मैं इसको आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दूँ। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2, तो जाके हमारे पास आयोडाइड बनेगा। तो ये आपके पास रिडक्शन की एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, सो रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस तरह आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी देख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करे और इट्स सेल्फ रिड्यूस हो जाए, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करता है और इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपके पास यहाँ जो आयोडीन है, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आयोडाइड में, और जो आयोडाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है इन आयोडीन। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। रिडॉक्स टाइट्रेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है बिटवीन द टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट। ठीक है, तो आपका जो टाइट्रेंट होता है वो आपका, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होती है, जबकि टाइट्रेंट आपका एनालाइट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन नहीं होती। ठीक है, जैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है, उसमें ट्रांजिशन आती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चेंज होने से कलर भी चेंज होता है, क्योंकि रिडॉक्स इंडिकेटर की 2 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके पास ये शेयर कर रही हूँ। रिडॉक्स इंडिकेटर की 2 फॉर्म्स हैं, एक तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी, दूसरी रिड्यूस फॉर्म होगी। तो दोनों फॉर्म्स का जो है वो कलर चेंज होता है, और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चेंज होने से इनकी वैल्यूज भी और कलर भी चेंज हो जाते हैं। अगर मैं IN किसी भी रिडॉक्स इंडिकेटर को कह रही हूँ, तो यहाँ पे जो इक्वेशन लगती है वो नंस इक्वेशन लगती है इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ गिवन हेयर। ठीक है, ये आपकी नंस इक्वेशन है। यहाँ पे जो इंडिकेटर इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे ज़्यादातर वैल्यू जो है वो इसकी 10 की इक्वल आती है। ठीक है, तो log 10 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे मैं 1 लगा सकती हूँ, इसको इग्नोर कर सकती हूँ। तो जो मेरे पास वैल्यू बनती है वो होती है यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल -0.05916 डिवाइडेड बाय n। अब ये यहाँ पे n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ये n बताता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल के, ये स्टैंडर्ड होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इंडिकेटर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर इंडिकेटर का ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है, और रिड्यूस्ड फॉर्म में भी और वैल्यू होती है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी, और इसकी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ डिफरेंट जो है इसके साथ वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यू सेम होगी, इसकी जो साइन है वो चेंज होते हैं।
देन इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ हो सकते हैं। सेल्फ इंडिकेटर KMnO4 यूज़ हो सकता है। आपको पता है कि KMnO4 क्या है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ होता है। तो इंटरनल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाइफिनाइलामीन है। और एक्सटर्नल इंडिकेटर में आप स्टार्च यूज़ करते हैं। बाहर से हम जो इंडिकेटर डालते हैं दैट इज़ एक्सटर्नल इंडिकेटर। और जो स्टार्च है वो आयोडीन के टाइट्रेशन में यूज़ होता है, जो कि आयोडीन के टाइट्रेशन में ब्लू कलर देता है और फिर एंड पॉइंट पे वो कलर फेड हो जाता है। डिफरेंट इंडिकेटर्स दिए हुए हैं लाइक नाइट्रोफिरोन, फिराइन, डाइफिनाइलामीन है, डाइफिनाइलामीन, सल्फोनिक एसिड, डाइमिथाइलिन ब्लू एंड इंडिगो। तो इनकी जो ट्रांजिशन पोटेंशियल है जिसपे इसकी जो है पोटेंशियल चेंज होता है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ पे आपके पास जो है एंड पॉइंट कलर आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और रिड्यूस फॉर्म में कलर कौन सा है? तो डाइफिनाइलामीन इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको याद रखना है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसका कलर वायलेट है, जबकि ये जब रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। तो वायलेट से कलरलेस जो है वो आपको एंड पॉइंट क्लियर पता चल जाता है। और इसका जो ट्रांजिशन पोटेंशियल है वो है 0.76। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपकी रिडॉक्स टाइट्रेशन में है वो है आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। आयोडोमेट्री क्यों कहते हैं, ये हम सबसे पहले आयोडोमेट्री को देख लेते हैं। आयोडीमेट्री में हम जो मॉलिक्यूलर आयोडीन है ना वो लेते हैं अपनी फ्लास्क के अंदर। ये कॉनिकल फ्लास्क है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ फ्लास्क नहीं है। यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क यूज़ होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉनिकल फ्लास्क में आपने आयोडीन सोल्यूशन डालना है। सोल्यूशन का मतलब है कि आपने ऑब्वियसली वाटर में इसको ऐड करना है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयोडीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल इतनी नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी सी अमाउंट पोटेशियम आयोडाइड की डाली जाती है ताकि ये सॉल्युबल हो जाए आयोडीन वाटर में। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है? आयोडाइड आयन देता है। आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन के साथ मिलके आपके पास ट्राई आयोडाइड आयन बनाता है। जो ट्राई आयोडाइड है ये सॉल्युबल है इन वाटर, सो यहाँ पे 2 है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन। तो ये जो है वो सॉल्युबल है। अब इसका जो सोल्यूशन है इसमें एक्वा सोल्यूशन में ट्राइआयोडाइड सॉल्युबल है। अच्छा, आयोडीन आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक हो गया। जबकि अब हम ब्यूरेट में जो चीज़ ले रहे हैं ये हमारा टाइट्रेंट या एनालाइट है, ठीक है। ये हमारा एनालाइट है, सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। और ये इसको हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो आयोडीमेट्री बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होती है? इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। अब जो आयोडीन है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो सोडियम थायोसल्फेट है ये तो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। और एनालाइट की कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, ये हम ब्यूरेट में लेते हैं और फ्लास्क में हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ ट्रांसफ़र करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो आयोडीन क्या हो जाएगा? आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको पहले ही बता दिया कि ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडाइड में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? आपके पास आयोडाइड बन रहा है ना, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आयोडीमेट्री। आयोडाइड से निकला है जिसमें आप आयोडीन लेते हैं ओरिजिनली और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं इन आयोडाइड फॉर्म जब आप उसका रिएक्शन टाइट्रेशन करवाते हैं विद सोडियम थायोसल्फेट दैट इज़ एनालाइट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है और इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है ये हम आयोडीमेट्री इसकी जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसमें ज़रूर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, इसमें जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है दैट इज स्टार्च, और स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो जब एंड पॉइंट आता है तो ये कलर फेड हो जाता है, ठीक हो गया। डायरेक्ट टाइट्रेशन है, कॉनिकल फ्लास्क यूज़ होती है। सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन जो है वो एनालाइट है और जो आपका आयोडीन सोल्यूशन है वो आप फ्लास्क में ले रहे हैं। आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, ठीक है। तो ये आपकी आयोडीमेट्री है। देन आयोडोमेट्री, व्हाट इज आयोडोमेट्री? अच्छा, आयोडोमेट्री में क्या होता है कि आप आयोडीन ओरिजिनली ले रहे हैं, आयोडाइड ओरिजिनली ले रहे होते हैं फ्लास्क में, लेकिन फ्लास्क में जाने से पहले आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले बीकर ले लें या फ्लास्क ले लें। तो उसके अंदर आपने क्या करना है? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, ठीक है। आयोडोमेट्री बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है
जबकि आयोडीमेट्री आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट जो है सोडियम थायोसल्फेट की है। अच्छा, आयोडोमेट्री में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे जो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रही हूँ वो है पोटेशियम आयोडेट KiO3, पोटेशियम आयोडेट। ठीक है, अब इसके साथ जो है हमने क्या डालना है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक हो गया। मैंने आपको कहा ओरिजिनली मैंने क्या लेना है, आयोडाइड लेना है, आयोडीन नहीं लेनी। ये आपके पास मैं OA लिख रही हूँ, OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है और पोटेशियम आयोडाइड आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या होगा कि ठीक हो गया, अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जाएंगे और आपका जो आयोडाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आयोडीन में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आयोडीन लिबरेट हुई है आपके पास, आयोडाइड से आयोडीन बनी है। इस रिएक्शन को कहते हैं आयोडोमेट्री, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपके पास आयोडीन बन रही है, यहाँ पे आपके पास आयोडाइड बन रहा था, दैट इज वाई आई आया, आयोडीमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो आयोडीन बन रही है तो इट इज आयोडोमेट्रिक। और एक बात ये याद रखिएगा कि जो आपकी यहाँ पे ना आयोडाइड है, यहाँ आयोडाइड नहीं है। ठीक है, आयोडीन नहीं है, ये आयोडाइड है। आयोडाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अब हमने ये रिएक्शन करवा लिया ना सारा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमने रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, आयोडीन लिबरेट हो गई। अब आप इस बीकर को या आप फ्लास्क में ले रहे थे तो उसी फ्लास्क की अब टाइट्रेशन करवाएं। ठीक है, इसको हम कहेंगे बैक टाइट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। लेट्स से मैंने 100% पोटेशियम आयोडाइड लिया था, 7 ग्राम 8 ग्राम जितने भी, लेकिन वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन में कह रही हूँ उसको कि 100% थी। 100% पोटेशियम आयोडाइड से आपके पास लेट्स से 80% अगर बन रही है, अभी मुझे नहीं पता कि कितनी बन रही है, लेकिन हम कह रहे हैं लेट्स से 80% आयोडीन लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो इसका यही मतलब है ना कि जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतने ही परसेंट आपकी आयोडीन भी कन्वर्ट होगी। यही बात है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड कर रही है ये चीज़, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करिए। तो आपके पास जितनी भी आयोडीन आई है वो आपके पास लेट्स से 80% है अगर, ठीक है, 100% से आपके पास 80% बनी है, तो उतने ही परसेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। यही बात है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, क्यूप्रिक सॉल्ट, फेरिक सॉल्ट, जो भी। अच्छा, अब हमने जो आयोडीन लिबरेट हुई है इसकी टाइट्रेशन हमने करनी है विद सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ से हम इसकी टाइट्रेशन करवा देंगे। इसमें जो फ्लास्क यूज़ होती है वो होती है आयोडीन फ्लास्क, जिसकी जो स्टॉपर होता है ऊपर, इसका जो कैप होता है वो कप शेप्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क में ये फ़र्क है। आयोडीन फ्लास्क आप इजीली बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट परसेंटेज ऑफ आयोडीन लिबरेटेड, कितनी आयोडीन लिबरेट हुई, इसको हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवा के, टाइट्रेशन करवा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे बाकी कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है तो वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। pH यहाँ पे 5 to 9 रखी जाती है, ताकि पहले ही आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट ना हो जाए उससे पहले ही। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट जो रिडॉक्स टाइट्रेशन की जो थ्योरी है, इसमें मैंने एग्जांपल डाल दी है सोडियम थायोसल्फेट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। अब जो सोडियम थायोसल्फेट है ना, ये स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। अब जिस मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली वो जब टेम्परेचर चेंज होने से उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव भी हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ने से उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, वो तो मुझे नोन ही नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वजह से मैं जिसकी कंसंट्रेशन नोन ना हो और वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट ना रहे, जिसको एक लंबे अरसे के लिए यूज़ किया जा सके, तो वो हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। ठीक है, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं विद आयोडीन, और इसको हम आयोडीमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे आयोडीमेट्री आपको पता होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि आयोडीमेट्री क्या है। आयोडीमेट्री अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए
ग्राइडोमेट्री में कौन सी फ्लास्क यूज़ होती है, एनालाइट क्या है, टाइट्रेंट क्या है, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। इस पॉइंट पे आके वीडियो को पॉज करें और ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रिवाइज करें। अगर आप सही तरह से ये सारे आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं इनके दे देते हैं, उसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सोडियम थायोसल्फेट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे ओरिजिनली इसका कलर ब्राउन कलर होता है, जब सोडियम थायोसल्फेट को एडिशन करना शुरू करते हैं तो येलो कलर होता है, लेकिन जब हम स्टार्च फिर ऐड करते हैं तो वहाँ पे कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है और एंड पॉइंट पे ये कलर भी फेड हो जाता है, क्योंकि आयोडीन कन्वर्ट हो जाती है इन सोडियम आयोडाइड। और यहाँ पे क्या हो रही है, आयोडीन की क्या हो रही है, आपके पास रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट जो है ये देखें, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो है, यहाँ पे अगर हम देखें -2, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यस वो तकरीबन 4 तक आएगी सल्फर की, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 2.5 है, ठीक है। इसको फाइंड आउट किया जा सकता है अगर हम इसको इस तरह से लिखें, लेट से मैं सोडियम हटा रही हूँ, ठीक है, S4O6 2 नेगेटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब इसकी ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं, स्टेट निकाल सकते हैं, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, 12 हो गया। यहाँ पे क्या ऐसा चार्ज होगा कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -2 आए, तो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो होता है 5/2 या 2.5, ठीक है, 2.5 हो गया। अब मैं यहाँ पे थायोसाइनाइड लेती हूँ S2O3, जिसके ऊपर -2 चार्ज है क्योंकि 2 सोडियम यहाँ पे Na2 प्रेजेंट है, ये एनाइन है और वो कैटाइन है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, -2 × 3 -6। अच्छा, अब यहाँ पे होना चाहिए 4, तो 4 कैसे आएगा जब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे 2.5 है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हुई है जी आपकी ऑक्सीडेशन, और आयोडीन की क्या हुई है, रिडक्शन। थायोसल्फेट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और आयोडीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसको पॉज करके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज कीजिए। अब हम आते हैं अपनी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की तरफ। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली टाइट्रेशन के रिजल्ट में आपके पास प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं और ये ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन की ही एक पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और इसके 4 मेथड्स हैं। आपने सुना होगा मोहर्स मेथड, ये यहाँ पे मैं करती जा रही हूँ, मोहर्स मेथड है, वुलर्ड मेथड है, मॉडिफाइड वुलर्ड मेथड है और फजन्स मेथड है। इसको मैंने इसी सीक्वेंस में के साथ शेयर करना है आगे। इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कौन से आयंस यूज होते हैं, किन कंपाउंड्स को, किन एनाइंस को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं हैलोजेंस, सियानाइड, थायोसियानाइड, ये ज़्यादातर एनालाइज किए जाते हैं। और हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा क्लोराइड की एस्टिमेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की जाती है। और जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो है सिल्वर नाइट्रेट। तो जहाँ पे सिल्वर को यूज़ किया जाए तो उसको हम कहते हैं आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिल्वर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जल्दी सिल्वर क्योंकि प्रेसिपिटेट्स बहुत जल्दी बना लेता है, और आपने सिल्वर क्लोराइड का सुना होगा कि वाइट प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी उसके बनते हैं, उसके आने की वैल्यू कम है, तो ये बहुत कम टाइम लेता है, सिलेक्टिव भी है और शार्प भी है, ये इसकी एडवांटेज है। सबसे पहले मैं मोहर्स मेथड को आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अर्जेंटोमेट्रिक मेथड है, ऑब्वियसली आप सिल्वर नाइट्रेट को एज जो है स्टैंडर्ड ले रहे हैं और क्लोराइड की एस्टिमेशन के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इसमें आयोडीन एनालाइज नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें सिर्फ क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, लेकिन इसमें आयोडीन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं, और प्रेसिपिटेट कह रही हूँ वो एनालाइज नहीं होता। उसकी रीज़न मैं आपको एंड पे बताऊंगी। यहाँ पे आप रिएक्शन देखें कि आपने एक ब्यूरेट लेनी है, ठीक है, ब्यूरेट के अंदर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन अपना लेना है सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट लेना है और नीचे आपकी जो फ्लास्क है उसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड।
अच्छा, अब ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जब इसकी ऐसे इसका रिएक्शन होगा तो सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सबसे पहले बन जाता है। प्रेसिपिटेट इसके ज़्यादा इजीली बनते हैं। तो यहाँ पे जो पीएच रखनी है वो न्यूट्रल रखनी है और इसमें इंडिकेटर भी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर है वो है पोटेशियम क्रोमेट KCrO4। क्या यूज़ होता है, KCrO4, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। अच्छा, इसमें इंडिकेटर प्लस NaCl प्रेजेंट है। तो सिल्वर नाइट्रेट सबसे पहले क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट, साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रेसिपिटेट, क्योंकि सबसे पहले बन जाते हैं। अब जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर लेता है तो उसके बाद आपके पास इंडिकेटर भी तो मौजूद है इसमें, वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करता है, इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करता है और आपके पास क्या बनाता है, सिल्वर क्रोमेट। पहले था पोटेशियम क्रोमेट ना, तो उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, सिल्वर क्रोमेट। अब सिल्वर क्रोमेट का ऑब्वियसली कलर चेंज होगा। सिल्वर क्रोमेट का कलर जो है वो आपके पास रेडिश ब्राउन होता है। क्रोमियम आपको पता है ये ट्रांजिशन मेटल है और कलर्ड सब्सटेंसेस बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है वो व्हाइट नहीं आएगा, वो आएगा रेडिश ब्राउन। अब रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट उसके बाद बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले पूरा सोडियम क्लोराइड जो है वो उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके प्रॉपर सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बना दिए। अब फिर क्या होगा कि इसके बाद जो बचा हुआ इंडिकेटर है और सिल्वर नाइट्रेट है वो आपस में रिएक्शन करके सिल्वर क्रोमेट बनाएंगे और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएंगे। मतलब अब वही जो वाइट प्रेसिपिटेट है उनके उसके साथ साथ आपके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते जा रहे हैं। जब आपके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, कलर रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपका ये सेकेंडरी प्रेसिपिटेट कहलाता है और ये एंड पॉइंट होता है। जब आपके पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाए तो इसका मतलब है कि अब कंप्लीट हो गई है आपकी टाइट्रेशन, कंप्लीट सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड कंप्लीट बना दिया है। अब जो रिएक्शन हो रहा है वो इंडिकेटर के साथ हो रहा है, सिल्वर क्रोमेट बन रहा है। होप सो आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज अ टाइप ऑफ अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटम हम सिल्वर को कहते हैं, इसमें सिल्वर स्टैंडर्ड के तौर पर रिएक्शन यूज हो रहा है और सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट वॉलेट मेथड है। वॉलेट मेथड, अब ये जो मोहर मेथड है वो मोहर ने डिस्कवर किया, वॉलेट मेथड उसी के डिस्कवरर के नाम पे है। वॉलेट मेथड में हम वही काम करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को ही ब्यूरेट में लेते हैं, नहीं इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम सैंपल लेते हैं और जो ब्यूरेट होता है इसको हम एज सैंपल लेते हैं और जो ब्यूरेट होता है उसके अंदर हम पोटेशियम थायोसानेट या फिर अमोनियम थायोसानेट लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अब रिएजेंट है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे वॉलेट मेथड में पोटेशियम साइनाइड थायोसानेट या फिर हमारे पास अमोनियम थायोसानेट यूज होता है और हम जो नीचे फ्लास्क ले रहे हैं उसके अंदर जो हमारी चीज़ है वो क्या है, वो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। अब आपको ये याद रखना है कि दूसरे रिएक्शन में मोहर में हम सिल्वर नाइट्रेट को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट को कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं और हमारा जो ब्यूरेट में सोल्यूशन है वो है अमोनियम थायोसानेट। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि दोनों का रिएक्शन होगा ऑब्वियसली, और इंडिकेटर कौन सा यहाँ पे यूज होता है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर यहाँ यूज होता है फेरिक एलम, फेरिक अमोनियम सल्फेट जिसको कहते हैं। फेरिक एलम यहाँ पे मतलब समझ लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसमें भी वही सीन होता है, पोटेशियम थायोसानेट या फिर अमोनियम थायोसानेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास क्या बनाता है, सिल्वर थायोसानेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, साथ में अमोनियम नाइट्रेट भी बन रहा होता है। इसमें पीएच, वहाँ मोहर में पीएच न्यूट्रल रखनी थी, यहाँ पे पीएच एसिडिक रखते हैं, जिसके लिए 1-2 ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड के ऐड कर देते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो आपका इंडिकेटर है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो उसका फंक्शन फिर अब वो नहीं रहा।
तो हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना, फेरिक एलम को इसको हाइड्रोलाइज नहीं करना, इसलिए हमें एसिडिक कंडीशन चाहिए। तो हम नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर। अब जो सिल्वर नाइट्रेट था वो इसके साथ अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होने लग पड़ा है इन सिल्वर थायोसाइनेट, उसके प्रेसिपिटेट आने लग पड़े हैं, दैट इज वाइट इन कलर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिल्वर थायोसाइनेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब जब कंप्लीट हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट सारा यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास वही बात है कि इंडिकेटर भी मौजूद है जो कि है आपका फेरिक अमोनियम सल्फेट। तो ये जो आपका है स्टैंडर्ड है अमोनियम थायोसाइनेट, वो फेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरिक साइनेट बनाना शुरू कर देगा। तो ये FeSCN3 है, ये रेडिश येलो प्रेसिपिटेट होते हैं और यही हमारा एंड पॉइंट है। सेम मोहर मेथड की तरह पहले प्राइमरी प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनकी आयनिक वैल्यू कम है, सिल्वर थायोसाइनेट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। जब वो कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट, तो फिर जो इंडिकेटर होता है उसके साथ रिएक्शन करना शुरू हो जाता है हमारा रिएजेंट, दैट इज अमोनियम थायोसाइनेट। अमोनियम थायोसाइनेट और फेरिक एलम का रिएक्शन होता है और हमारे पास आयरन थायोसाइनेट बनना शुरू हो जाता है, तो दैट इज रेडिश येलो इन कलर। आयरन आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये कलर्ड पीपीटी देगा ऑब्वियसली, तो रेडिश येलो पीपीटी आते हैं, ये आपकी एंड पॉइंट की जो है इंडिकेशन है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका रिएक्शन। अब इंडिकेटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और प्रेसिपिटेट जो है वो सेकेंडरी प्रेसिपिटेट कलर्ड आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट, अच्छा, मॉडिफाइड वॉलर्ड मेथड को ही मॉडिफाई किया गया है। इसमें होता क्या है, जैसे डायरेक्ट टाइट्रेशन होती थी उसमें, यहाँ पे बैक टाइट्रेशन है। हमने क्या करना है, पहले एक बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर इसमें हम किस चीज़ को एनालाइज करते हैं, वो हम करते हैं क्लोराइड्स वगैरह को। यहाँ पे हमने बीकर लेना है, बीकर में हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है। तो आपको पता है क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट और अनरिएक्टेड अगर सिल्वर नाइट्रेट है कुछ, ठीक है। अब अगर अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो उसकी हमने फिर टाइट्रेशन करवानी है। अब कितना अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट है उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने आपके पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बने हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया है ना, तो उसी से तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बने हैं। तो जितना सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास रह जाएगा वो हमें बताएगा कि कितने सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बने हैं और कितना भी रहता है। तो अमोनियम थायोसाइनेट को यहाँ पे वही वुलर्ड मेथड ही है, सिर्फ इसकी मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमने वुलर्ड मेथड के अकॉर्डिंगली अमोनियम थायोसाइनेट को ब्यूरेट में लेना है और नीचे जो हमारी कोनिकल फ्लास्क होगी उसमें हमने सिल्वर क्लोराइड, वही जो हमने बीकर या कोनिकल फ्लास्क में रिएक्शन किया था जिसमें हमारे पास सिल्वर क्लोराइड भी था, सोडियम नाइट्रेट भी था और अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट भी था फ्लास्क में। मतलब यह है कि आप सिल्वर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा डालें तो कुछ अमाउंट सिल्वर नाइट्रेट की अनरिएक्टेड रह जाएगी। तो हमें अब ये देखना है कि सिल्वर नाइट्रेट कितना अनरिएक्टेड प्रेजेंट है, जिससे हमें क्लोराइड की क्वांटिटी पता चल जानी है। यहाँ पे पीएच एसिडिक रखते हैं, ठीक है, वही वाली बात है। यहाँ पे देख लीजिएगा इसकी एसिडिक वाली बात को मैं देखती हूँ एंड पे। अच्छा, इसको छोड़ें फिलहाल एसिडिक वाली बात को, ठीक है। इंडिकेटर यहाँ पे भी वही फेरिक एलम ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी यस आप एसिडिक ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी फेरिक एलम की हाइड्रोलिसिस हो सकती है। अब सिल्वर क्लोराइड जो आपका बन रहा है, अब उसको तो आपने चेक नहीं करना, अब आपने चेक करना था कितना अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट आपका प्रेजेंट है फ्लास्क में। तो यहाँ इस चीज़ को देखने के लिए हम बैक टाइट्रेशन करते होते हैं। तो अब बैक टाइट्रेशन के लिए मुझे तो सिल्वर नाइट्रेट चाहिए ना, मुझे तो सिल्वर क्लोराइड नहीं चाहिए, अभी प्रेसिपिटेट्स ये नहीं चाहिए जो बने हुए हैं। तो इन प्रेसिपिटेट्स को आप या तो मास्क कर सकते हैं नाइट्रोबेंजीन के साथ ऐड करके, तो नाइट्रोबेंजीन इसके ऊपर एक लेयर बना लेगी, तो ये मास्क हो जाएंगे, हाइड हो जाएगा इनका इफेक्ट। या फिर आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स को निकाल दें, आपके पास जो अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट है उसकी हमने टाइट्रेशन करानी है। अब सिल्वर नाइट्रेट की टाइट्रेशन जो अनरिएक्टेड रह गया उसकी टाइट्रेशन कराते हैं विद अमोनियम थायोसाइनेट, और जिससे हमारे पास सिल्वर थायोसाइनेट बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। फिर वही इंडिकेटर दोबारा से रिएक्शन करता है रेडिश के साथ और आपके पास वो एंड पॉइंट आ जाता है। अब आपके पास यहाँ जितने भी सिल्वर थायोसाइनेट के पीपीटी बनेंगे ना, उससे आपके पास जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी कि कितना आपका जो सिल्वर था वो अनरिएक्टेड था, ठीक है, और इतना ही जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी थी। क्लोराइड डिटरमाइन आप इस तरह से कर सकते हैं कि कितना जो सिल्वर नाइट्रेट है वो रह गया है।
इस तरह के न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स वैसे आते नहीं होते, आपको इंडिकेटर वगैरह का पता होना चाहिए। फजन्स मेथड, ये भी अर्जेंटोमेट्रिक मेथड है, ये भी क्लोराइड के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। सिल्वर यूज़ करते हैं इसमें। इंडिकेटर जो यूज़ होता है फजन मेथड में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होता है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर का मतलब है ये किसी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। सॉलिड सरफेस कौन सी है? वो आपकी प्रेसिपिटेट की सरफेस है। ये प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होके क्या करता है, उस प्रेसिपिटेट का ही कलर चेंज कर देता है। ठीक है, उस कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि अब एंड पॉइंट आ गया है। अब जो यहाँ पे फजन मेथड है, इसके अंदर एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर ज़्यादातर ऑर्गेनिक डाइज होती हैं। आपने डिफरेंट नेम सुने होंगे, फ्लोरिसीन है, यूसीन है, रोडामीन है, कोसीन है। फ्लोरिसीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनाइन है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपने सिल्वर नाइट्रेट को यहाँ पे भी आपने ब्यूरेट में लेना है, लाइक मोहर मेथड। ठीक है, वुलर्ड मेथड में आपने सिल्वर नाइट्रेट को कॉनिकल फ्लास्क में लेना है और एज अ सैंपल यूज करना है। जबकि मोहर मेथड में और फजन्स मेथड में आपने सिल्वर नाइट्रेट को ब्यूरेट में लेना है एज अ स्टैंडर्ड रिएजेंट, और आपने यहाँ पे वही मोहर वाले की तरह सोडियम क्लोराइड को फ्लास्क में ले लेना है और इंडिकेटर भी ऐड करना है, दैट इज फ्लोरिसीन में यूज करिए। वहाँ पे एम्बर ग्लास कॉनिकल फ्लास्क यूज होती है। एम्बर ग्लास जो ब्लैक कलर का, डार्क ब्राउनिश कलर का ग्लास होता है, वो यूज किया जाता है। उस कलर की कॉनिकल फ्लास्क यूज की जाती है क्योंकि इस रिएक्शन को हमने डार्क में करना होता है, नॉट इन लाइट। अब डार्क में करने की वजह मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे रिएक्शन सिंपल वही है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे NaCl है। रिएक्शन होगा, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब फ्लोरिसीन क्या करता है, उस वाइट सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाता है। एड्सॉर्ब होता है, उसका कलर चेंज करता है पिंक में। तो ये जो आपके पास पिंक कलर एंड पॉइंट आता है, वो आपका ये बताता है कि कंप्लीट सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लिया है और आपके पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट आ गए हैं। इसका अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपको पता है कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ अगेन, ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो, ऊपर से आ रहा है आपके पास सिल्वर